पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद बर्लिन में हुआ संपन्न। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने COP28 के दौरान किए जाने वाले सम्मिलित फैसलों को किया पूरा। पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद में वैश्विक और आवश्यक लक्ष्य निर्धारित करने के उद्देश्य से बनी थी सहमति। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के नवनियुक्त प्रबंधकों, सहायक गुणवत्ता नियंत्रकों और उपयंत्रियों को दिए नियुक्ति पत्र। कहा, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का कार्य किसानों से है संबंधित। खेतों को लाभ का धंधा बनाने के लिए सरकार कर रही है काम। गुजरात सरकार ने बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों के लिए एक विशेष राहत पैकेज की किया घोषणा। मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये लिया गया निर्णय। प्रभावित जिलों में किए गए नुकसान के आंकलन के सर्वेक्षण के आधार पर राहत पैकेज की गई घोषणा। हरियाणा में PM कुसुम योजना के तहत किसानों को सौर ऊर्जा पंप पर दी जा रही है 75% का अनुदान। किसान सोलर पंप की क्षमता का चयन करने के लिए 15 मई तक पोर्टल पर कर सकते हैं आवेदन। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए विस्तार से अब खबरों पर नजर डालते हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद बर्लिन में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने COP28 के दौरान किए जाने वाले सम्मिलित फैसलों के लिए आधार तैयार करने की दिशा में कार्रवाई को पूरा किया। भूपेंद्र यादव ने कई ट्वीट्स करते हुए ये जानकारी दी कि वैश्विक उत्सर्जन में भारी कटौती और नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के लिए पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद में वैश्विक तथा आवश्यक लक्ष्य निर्धारित करने के उद्देश्य से व्यापक सहमति बनी थी। यादव ने कहा कि भारत ने विभिन्न चर्चाओं में अपना पक्ष बड़ी मजबूती से रखा। उन्होंने बताया, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इन मुद्दों पर ध्यान दिया गया है, तो इस कार्यक्रम में उन्हें दोहराया गया था कि किसी को भी पीछे न छोड़ने की भावना से नियोजित, सस्ती और समावेशी ऊर्जा परीक्षण की दिशा में सहयोग की आवश्यकता को समझना काफी महत्वपूर्ण है। यादव ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने के मार्ग का अनुसरण करते हुए स्थानीय आबादी और सार्वजनिक अर्थव्यवस्था में आजीविका के अवसरों को बनाए रखने के लिए अर्थव्यवस्था में विविधता लाने और रोजगार के नए मौके तैयार करने पर ध्यान देने की जरूरत है, विशेषकर उन पर जो मौजूदा ऊर्जा प्रणाली पर निर्भर रहते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन के नवनियुक्त प्रबंधकों, सहायक गुणवत्ता नियंत्रकों और उपयंत्रियों को नियुक्ति पत्र देने के बाद उन्होंने कहा कि शासकीय सेवा अपने लिए नहीं, अपनों के लिए है और सभी प्रदेशवासी अपने हैं। यदि हम उनकी भलाई, कल्याण और उन्नति के लिए काम करेंगे तो प्रदेश की प्रगति होगी। शासकीय सेवा पक्की नौकरी की निश्चिंतता साथ होगी और साथ ही जन सामान्य के लिए बेहतर कार्य करने का दायित्व भी इसमें निहित है। उन्होंने कहा कि शासकीय सेवा में कर्तव्य निष्ठा से किया गया कार्य समाज, देश और प्रदेश के निर्माण में आपके योगदान के रूप में अंकित होता है। वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के कर्मचारियों और अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आपका काम अत्यंत संवेदनशील है। नवनियुक्त कर्मचारी और अधिकारी सेवा एवं आनंद के भाव से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। हमें ये होना चाहिए कि हम देश बना रहे हैं। हम अपना काम गर्व और गरिमा के साथ करें। मुख्यमंत्री चौहान ने कार्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने संबंधी एक कहानी भी साझा की। हमारा काम किसानों से संबंधित है। वैसे मैं भी उमाकांत जी से कह रहा था, वेयर हाउस बहुत बन गए, तो आजकल वेयर हाउस भरने की समस्या हो जाती है। तो एक काम यही हो गया कि वेयर हाउस भरवा दो। और कई जगह ये हो रहा है कि जल्दी खाली ना हो, वो जल्दी खाली कर रहे हैं। लेकिन लोग भी लोन लेकर बनाते हैं, लोन लेते हैं, बनाते हैं, तो उनको किस्त चुकाने का रहता है। एक जमाना था जब वेयर हाउस बहुत कम थे और हमको कई बार खुले में अस्थायी कैंप बना के खुले में अनाज रखना पड़ा। अब भगवान की कृपा है, अन्न के तो भंडार मध्य प्रदेश भर रहा है।
उसके लिए पर्याप्त रखने की जगह की व्यवस्था भी अब अपन ने कर ली है। लेकिन अब ये गुणवत्ता नियंत्रक, सहायक प्रबंधक, गुणवत्ता नियंत्रक, सहायक गुणवत्ता नियंत्रक, उपयंत्री, ये हमारे जितने साथी आज अपना काम संभाल रहे हैं, उनको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कहीं वेयर हाउस में रखा हमारा जो अनाज है वो तो खराब नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का कार्य किसानों से संबंधित है। खेतों को लाभ का धंधा बनाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। ये तभी संभव होगा जब खेती के लिए आवश्यक खाद, बीज सही तरीके से किसानों तक पहुंचे और किसानों द्वारा उगाई गई फसल का उचित भंडारण और प्रबंधन सुनिश्चित हो। हमारा जो काम है खेती को लाभ का धंधा बनाने का, वो दिन दूना और रात चौगुना बढ़े, इसमें लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोग एक काम और करते हैं कि खाद, बीज, उसका वितरण भी यही हम रखते हैं और उसके बाद करना होता है हमको, तो उसमें भी बीज ठीक रहे, खाद की गुणवत्ताएं भी ठीक हो। कई बार उसकी भी शिकायतें आती है, तो उसको भी हमको ध्यान में रखने का काम करना है। जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, अभी आप सबको प्रशिक्षण मिलेगा उसके लिए, उसके बारे में मैं विस्तार से नहीं बता रहा, तो ट्रेनिंग के बाद उसका हमको ढंग से निर्वाह करना है। और गुजरात सरकार ने मार्च महीने में बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों के लिए आज एक विशेष राहत पैकेज की घोषणा की। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के प्रवक्ता ऋषिकेश पटेल ने कहा कि अहमदाबाद, राजकोट, जूनागढ़, सूरत और कच्छ सहित 13 प्रभावित जिलों में किए गए नुकसान के आंकलन के सर्वेक्षण के आधार पर राहत पैकेज की घोषणा की गई। हरियाणा सरकार द्वारा पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप पर 75% तक अनुदान दिया जा रहा है। किसान सोलर पंप की क्षमता का चयन करने के लिए आगामी 15 मई तक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। प्रशासन ने गुरुवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जिन किसानों ने वर्ष 2019 से 2021 तक 1 HP से 10 HP बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल के लिए आवेदन किया था, वे पीएम कुसुम योजना का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि अब किसानों को खेतों में फसलों की सिंचाई करने के लिए बिजली पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अब खेतों में किसानों की फसलें सौर ऊर्जा संचालित पंप से लहलहा रही हैं। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा को अपनाने से किसानों का डीजल बचेगा और आय में भी वृद्धि होगी। किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा माइक्रो इरिगेशन पर भी पूरा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान अब अन्नदाता से ऊर्जा दाता भी बनेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से किसानों को प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान यानी पीएम कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा से सिंचाई, किसानों की सुरक्षा के साथ साथ अतिरिक्त कमाई का अवसर प्रदान किया है। और कर्नाटक अंकोला के मछुआरा सहकारी समिति के उपाध्यक्ष विनोद ने सरकार से मछुआरा समुदाय को मिलने वाले लाभों के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि सरकार की योजनाओं का लाभ यहां के मछुआरे किसानों को मिल रहा है और इससे यहां के इन समुदायों में जागरूकता आई है। बहुत फायदा है मोदी आने के बाद, अलग अलग तरीके से अलग अलग फायदा हो गया है मछुआरों को। हमारा कृषि लोग ये होता है ना और फिशरमैन फार्मिंग का, उनको भी फायदा हुआ है, बहुत लोग फायदा है। हमारा फिशरमैन के लिए अभी पानी में डूबा तो पहला 3+3 6 लाख था, अभी के तो 5+5 सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में 10 लाख के 11 लाख हुआ है मैडम। फार्मर के लिए, फार्मर जगह रहता है ना लैंड के लिए जो लैंड रहता है उसको हर महीना 2-2 हज़ार मिलता है। ये जो मछुआरे हैं उनको, मछुआरों को भी मिला है, सब कृषि को भी मिला है, मछुआरों को भी मिला है, सब लोग फायदा उठाए, हमने भी फायदा उठाया उसका। आगे बढ़ते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग किस तरह गांवों में महिलाओं को खादी के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, ये देखने को मिल रहा है।
उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले के गोसंदेपुर गांव में देखिए ये खास रिपोर्ट। गांधी जी ने खादी को आम आदमी से जोड़कर देखा और उनका मानना था कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। इसी सपने को आगे बढ़ा रहा है केंद्र सरकार का उपक्रम खादी और ग्रामोद्योग। इसकी मदद से ग्रामीण विकास सेवा संस्थान जैसे संगठन गोसंदेपुर जैसे गांव में जहां खादी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वहीं ग्रामीण महिलाओं के लिए गांव में ही रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं। ये काम महिलाओं के लिए मुफीद भी है क्योंकि उन्हें अपने घर का काम खत्म करने के बाद इस काम को करना है और मजदूरी बैंक खाते में आनी है, वो भी बोनस के साथ। घर का अपना सारा काम काज करके आती हूँ दोपहर में, सुबह 3 बजे से काम इसमें सूता काटती हूँ, फिर सब अपना सारा काम करके घर जाती हूँ, तो फिर अपना जो इसमें अपना काम काटती हूँ तो कुछ इसमें मिल जाता है पैसा वैसा, फिर वो बोनस भी मिल जाता है। 11 बजे 4 बजे सूता काटते हैं, काम हम कर बोनस मिलता है। मैं यहाँ पे अपना काम करके घर का मतलब पूरा काम निपटा के यहाँ पे 5-6 घंटा काम कर लेती हूँ। उसके बाद इसका जो जितना करती हूँ उतना मिलता है, उसके हिसाब से और बोनस भी मिलता है। मैं 10 से 11 बजे के बीच आती हूँ यहाँ, 2-4 घंटे 4 या 6 घंटे चरखा चलाती हूँ। 9 रुपया प्रति गुंडी का मिलता है, 8 से 9 काटती हूँ। एक गुंडी का 9 रुपया है 80 रुपया, जिससे मैं 200-250 मंथली प्लस बोनस मजदूरी भी मुझे मिल जाती है, जिससे मैं अपना काम चला लेती हूँ। अपने घर में सारा काम करती हूँ, जब टाइम मिलता है तो 10 बजे 11 बजे या 11:30-12 बजे तक आ जाती हूँ और अपना ये काम करती हूँ। 3, 3:30, 4 बजे तक रहती हूँ, फिर मैं वापस घर जाती हूँ और इसमें से जो मेरा बोनस भी आ जाता है। खास बात यह है कि जो महिलाएं केंद्र पर नहीं जा सकती, उन्हें ग्रामीण विकास सेवा संस्थान ने घर पर ही मशीन उपलब्ध करा दी है। अब ये महिलाएं घर से ही काम करके अपने और अपने परिवार के लिए आय जुटा रही हैं। मैं अपना सब काम धंधा करके हमर चरखा अपने घर पे ही चलाती हूँ, केंद्र पे नहीं जाती हूँ। और 8 से 9 घुंडी मैं 3-4 घंटे में काट लेती हूँ। सूत काटने का काम जहां महिलाओं का है, वहीं बुनाई का काम पुरुषों का है। इन्हें भी गांव में ही रोजगार मिल रहा है। साथ ही मेहनताना के साथ सरकार की बोनस योजना, जो इनके आय पर 25 से 30% है, इनके बैंक खाते में आ जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये इस काम को बड़े लगन से करते हैं, क्योंकि संत कबीर को ये अपना गुरु मानते हैं। हम यहाँ डेली आते हैं, 5 मीटर से 10 मीटर जो सफरता बीन के चले जाते हैं। हमारा मजदूरी 3 महीने पर 17,000 18,000 आ जाते हैं खाते में। खाते में मजदूरी आ जाले, वैसे बोनस भी 3 महीना पर आ जाला। यहाँ 2 घंटा 3 घंटा बुनाई करते हैं, फिर चले जाते हैं। 10 मीटर से 12 मीटर तक करते हैं, फिर इसके बाद बुनकरी जो हमारी है, मजदूरी जो है खाते में 3 महीने पर 15,000 16,000 18,000 तक भी आ जाती है। ग्रामीण विकास सेवा संस्थान के मंत्री ने जहां अपने बचपन में अपनी मां को सूत काटते देखा और गांव की महिलाओं के लिए अपने गांव गोसंदेपुर में ही केंद्र स्थापित किया, वहीं दूसरी तरफ खादी से क्षेत्र के लोगों को जोड़ने के लिए सड़क पर खादी इंडिया दुकान भी खोली। 78 में मेरी बड़ी माँ किसान सूत काटती थी चरखे पे और उधर ले जाके गांधी आश्रम में देती थी। वहीं से हमको ये प्रेरणा मिली है और मैंने ये ठान लिया था कि मुझे ये काम करना है, जिससे गांव में महिलाओं को रोजगार मिले और भाइयों को, हमारे बुनकरों को, चाहे हमारे जो भी रोजगार है, सबको उपलब्ध कराई जाए। खादी ग्रामोद्योग और आयोग जहां लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं युवाओं, युवतियों और ग्रामीणों को अपनी परंपरा से जोड़ भी रहे हैं। गांव है, माँ की प्रेरणा है, कबीर जैसा रूप भी है इस संस्थान में। ये महिलाएं हैं जो रोजगार पा रही हैं और एक नेतृत्व है जो अपनी माँ की प्रेरणा से महिलाओं के लिए, बहनों के लिए और कबीर को मानने वाले बुनकरों के लिए भी रोजगार की व्यवस्था दे रहे हैं। खादी को देश में, विदेश में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम,
डीडी न्यूज़, गोसंदेपुर, गाजीपुर। और आइए बात करते हैं मंडी भाव की और जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो गुरुवार को सफदरगंज मंडी में उड़द के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं कोटा और राजकोट मंडी में नरमी रही, जबकि आजमगढ़ मंडी में इस दौरान उड़द के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्बाक नेट के मुताबिक राजस्थान की कोटा मंडी में 3 मई को उड़द का भाव था 6,500 रूपए। 4 मई को इसके भाव में 300 रूपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6,200 रूपए। गुजरात की राजकोट मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 3 मई को उड़द का भाव रहा 7,500 रूपए। 4 मई को इसके सौदे 550 रूपए लुढ़क कर 6,950 रूपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहाँ 3 और 4 मई को उड़द 8,120 रूपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही सफदरगंज मंडी में इस दौरान उड़द के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 3 मई को उड़द का भाव रहा 7,930 रूपए। 4 मई को इसके सौदों में 20 रूपए की तेजी आई और भाव जा पहुँचा 7,950 रूपए पर। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 278,10,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन उत्पादन की तुलना में 5,08,000 टन और विगत 5 वर्षों के औसत दलहन उत्पादन की तुलना में 31,54,000 टन अधिक है। बता दें कि भारत से होने वाली दालों के निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 85% की बढ़ोतरी देखी गई है। एपिडा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 6 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 3,42,550 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 3,01,572 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो कोटा मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए। धोराजी मंडी में भाव नरम रहे, जबकि मुलाना और मुंबई मंडी में गेहूं के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्बाक नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 3 मई को लोकवान गेहूं का भाव रहा 2,325 रूपए। 4 मई को इसके भाव में 70 रूपए की गिरावट आई और भाव हो गया 2,255 रूपए। हालांकि हरियाणा की मुलाना मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहाँ 3 और 4 मई को गेहूं 2,125 रूपए पर बिकी। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में 3 मई को गेहूं का भाव रहा 3,800 रूपए। 4 मई को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 3,800 रूपए पर बना रहा, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 3 मई को गेहूं का भाव था 2,175 रूपए। 4 मई को इसके सौदे 10 रूपए चढ़कर 2,185 रूपए पर हुए। दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में गुरुवार को गेहूं की आवक अधिक देखने को मिली। बात भाव की करे तो 4 मई को अलीगढ़ मंडी में धारा गेहूं का भाव था 2,135 रूपए। हाथरस मंडी में भाव रहा 2,130 रूपए। महोबा मंडी में धारा गेहूं 2,130 रूपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही कासगंज मंडी में इस दौरान धारा गेहूं के सौदे 2,130 रूपए पर हुए। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में गेहूं की उपज 1,121,82,000 टन अनुमानित है। पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 44,40,000 टन अधिक है, जबकि बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 1,77,42,000 टन रही थी। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की और जानते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल।
ओडिशा में धान की कटाई करे, धान के खेत से पानी निकासी का प्रबंध कर ले, यहाँ गन्ने के खेत में सिंचाई करते रहे। इस समय लाल मिर्च में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़के। किसान जूट के खेत से जल निकासी की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। इसके अलावा बैंगन की तुड़ाई करे, साथ ही टमाटर की तुड़ाई के लिए समय उपयुक्त है। ओडिशा में भिंडी की तुड़ाई करते रहें। अभी आम की तुड़ाई कर सकते हैं। इसके साथ ही केले की तुड़ाई भी करें। वहीं मूंग की कटाई कर ले। किसान उड़द की कटाई भी कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में धान की कटाई करें। धान के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें। वहाँ जूट के खेत में निराई करते रहे। जूट के खेत से पानी की निकासी का उचित प्रबंध कर ले। इसके साथ ही अदरक की रुपाई कर सकते हैं। किसान बीन्स की बुआई करे, अभी मक्की की कटाई करते रहे। इसके अलावा अदरक में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में अदरक में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर ले। अदरक में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। पश्चिम बंगाल में प्याज के खेत में निराई करते रहे। किसान मूंगफली की खुदाई कर ले, साथ ही गन्ने के खेत में सिंचाई करे। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई फरवरी, मार्च और जून, जुलाई में की जाती है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन एक किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। करेले की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक 3,862 भारतीयों को संघर्षरत सूडान से सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। केंद्र सरकार सूडान में शेष बचे भारतीयों को भी स्वदेश लाने के लगातार प्रयास कर रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट में बताया कि सूडान में सुरक्षित निकाले गए 47 भारतीयों को वायुसेना के विमान से जद्दा से दिल्ली लाया गया है। भारत पहुंचने पर लोगों ने सरकार को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 6 मई को बारीपदा में महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भारत सरकार की ओर से ब्रिटेन के महाराजा किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक संबंध हैं।
शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों को 2 दिन की बैठक गोवा में चल रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने चीन, रूस और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। डॉक्टर जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन के महासचिव झांग मिंग के साथ भी बैठक की। डॉक्टर जयशंकर ने संगठन की भारत की अध्यक्षता के लिए उनके समर्थन को सराहा। भारत ने पिछले वर्ष शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता संभाली थी। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत की अध्यक्षता संगठन को सुरक्षित बनाने की प्रतिबद्धता से निर्देशित है। इस दौरान स्टार्टअप, पारंपरिक चिकित्सा पद्धति, युवा सशक्तिकरण, बौद्ध विरासत तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 2 रिक्त सीटों पर उपचुनाव 29 मई को कराए जाएंगे। 11 मई को अधिसूचना के बाद 18 मई तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के इस्तीफे और बनवारी लाल के निधन के कारण दोनों सीटों पर उपचुनाव होंगे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि जनता अपना पूरा समर्थन भाजपा को देगी। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पंजाब विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष चरणजीत सिंह अटवाल भाजपा में शामिल हुए। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।